हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको एसएससी एग्जाम्स, कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है वहाँ पे, जेके एसएसबी के एग्जाम्स में और आईबीपीएस के एग्जाम में ये कॉमन क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे कई बार इसमें गलती करते हैं। तो आज आपको यहाँ पे रूपाली मैम डिटेल लेक्चर जो है वो यहाँ पे देंगे और इसके साथ गारंटी है कि आपका कभी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 3 पार्ट्स में आपको लेक्चर मिलेगा। आज आप लोगों को पूरा एक कंसेप्ट समझाया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आप लोगों को यहाँ पे एक डिटेल में पूरा प्रोसीजर समझाया जाएगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करवाए जाएंगे कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस एग्जामिनर किस तरीके से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। और लास्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे एसएससी के द्वारा या आपके जो जेएंडके के एग्जाम्स हैं उनमें जितने भी क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं और आप लोग वो क्वेश्चंस को साथ ही साथ सॉल्व करेंगे और विद इन हार्डली, अगर मैं आपको बताऊं तो 15 से 20 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल देंगे। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, तो बहुत सारे बच्चों का एक ही यहाँ पे था कि बहुत सारे कश्मीर के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो काफ़ी एक ज़्यादा अमाउंट जो है वो चार्ज कर रहे हैं इस पूरे एग्जाम के लिए। जूनियर असिस्टेंट का है जो एक कश्मीर यूनिवर्सिटी के द्वारा नोटिफिकेशन आउट हुआ है। आप लोग ट्रिपल एस की ऐप पे ये कोर्स ले सकते हैं। ये पूरा का पूरा कोर्स आप लोगों को, जिसमें अभी आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं, साथ ही साथ आपके जो टेस्ट है कंप्लीट हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे 15 से 20 टेस्ट आप लोगों को जो है पूरे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे एग्जाम से पहले। और एक और यहाँ पे बच्चों को डाउट है कि एग्जाम में स्टे है या फिर एग्जाम अक्टूबर में होगा। तो देखो, जो अगर हम ऑफिशियल अपडेट्स के ऊपर जाएं तो मई लास्ट 31 मई का जो एक पोस्ट है वो सर्कुलेट हो रहा है हर जगह पे, लेकिन जो ऑफिशियल सिलेबस अगर हम बात करें कश्मीर यूनिवर्सिटी ने आउट करा है वो उसके बाद में निकाला है। तो अगर हम ट्रेंड पे जाएं तो जो लेटेस्ट चीज़ है वो ये है कि एग्जाम की डेट यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के द्वारा ये कही गई है कि अक्टूबर में कंडक्ट करवाया जाएगा। टाइम आपके पास सफिशिएंट है और साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे हमारे एंड से टाइपिंग के लिए भी लेक्चर्स जो है वो मिल चुके हैं। जो डोमेन नॉलेज है इसमें पूरा का पूरा सिलेबस जो है आपका कवर हो जाएगा सिर्फ 400 रुपये में और आप अपने घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप यहाँ पे जो आपको बटन होगा वहाँ पे क्लिक करके इसको एनरोल कर सकते हैं। अब आप लोग जो लेक्चर सुनेंगे वो होगा रूपाली मैम का। ध्यान से सुनिएगा ताकि कोई भी गलती ना हो। ओके गाइस, बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा इंग्लिश का टॉपिक रहेगा वो रहेगा रीअरेंजमेंट ऑफ जंबल सेंटेंसेस। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ जंबल सेंटेंसेस बोलो, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस बोलो, जंबल सेंटेंस बोलो या फिर पैरा जंबल्स बोलो। ठीक है, इन सभी का एक ही मतलब है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये होते क्या हैं। ठीक है, पैरा जंबल्स हो गए हमारे, क्या होता है इस केस में, यहाँ पे यूजुअली एक या दो सेंटेंसेस गिवन होते हैं अगर लेवल इजी है तो। ठीक है, एक या दो सेंटेंसेस गिवन होंगे जिनको आपको अरेंज करना होगा, या फिर एक स्मॉल पैराग्राफ आता है, स्मॉल पैराग्राफ भी आता है जिसमें एक दो तीन लाइंस होती हैं जिनको आपको अरेंज करना होता है। ठीक है, अगर मैं अभी के पैटर्न की बात करूं तो आजकल क्या आ रहे हैं, वन लाइनर भी आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, वन लाइनर भी आ रहे हैं। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही लाइन होती है जिसमें अराउंड 10 to 12 वर्ड्स होते हैं। एक लाइन में 10 to 12 वर्ड्स होते हैं और इसी को ब्रेक किया होता है, ठीक है, इनटू डिफरेंट पार्ट्स, और आपको उसको अरेंज करना होता है। अब चाहे वो एक लाइन हो या 2-3 लाइन का स्मॉल पैराग्राफ हो, 2-3 लाइन्स हो या फिर स्मॉल पैराग्राफ हो 3 to 4 लाइन्स का। ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इन सभी को सॉल्व करने का तरीका क्या है। मैं एक जनरल तरीका बता दूंगी जो कि एप्लीकेबल होगा सभी पे, अगर वन लाइनर भी आ गए उस पर भी। ठीक है, 1-2 लाइंस आ गई, उनको अरेंज करना, या फिर एक स्मॉल पैराग्राफ हो। ठीक है, इन शॉर्ट इसका मतलब ये होता है कि कुछ हमें एक सेंटेंस का पार्ट्स दिए होते हैं डिफरेंट तरीके के, जिसको हमको मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाना होता है। ठीक है, हमको इसको कन्वर्ट करना होता है इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस में। ठीक है, अब देखते हैं कि किस किस पैटर्न के ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इनका हम पैटर्न देखते हैं और फिर हम देखेंगे कुछ स्टेप्स। ठीक है, बट याद रखना, जब भी आपको पैरा जंबल सॉल्व करने हैं तो उसके लिए आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो रीडिंग स्किल्स हैं वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस पैरा जंबल्स। ठीक है, चलिए देखते हैं कि किस किस पैटर्न में एग्जामिनर हमसे ये क्वेश्चन
पूछ सकता है। ठीक है, सो पहला पैटर्न आ गया कुछ इस तरीके से, जिसमें क्या होता है 4 सेंटेंसेस दिए होंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, उनको अरेंज करना है। ठीक है, और जो पैटर्न होगा ये भी ऑलरेडी ऑप्शंस में गिवन होगा। अगर तो क्वेश्चन इस टाइप का आता है जिसमें 4 सेंटेंसेस हैं और उनके जो कॉम्बिनेशंस हैं, उन 4 सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन अगर ऑलरेडी गिवन है, तो मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे एलिमिनेशन मेथड से हो जाते हैं। एलिमिनेशन मेथड से हो जाते हैं। एक एलिमिनेशन मेथड होता है और एक होता है पेयरिंग मेथड। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि क्या करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में यूजुअली हम क्या करते हैं, हम जो फर्स्ट सेंटेंस है, जो हमको लगता है इस अरेंजमेंट का जो फर्स्ट सेंटेंस होगा उसको देखते हैं। उसको कंसीडर करते हुए हम बाकी के ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, जब हमने फर्स्ट सेंटेंस को ढूंढ लिया, ठीक है, तो और बाकी के ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए, तो आज जाके हम जो रुकते हैं 2 ऑप्शंस पे। एंड में आके हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसमें हमारा काम आता है ये पेयरिंग मेथड। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे कि फर्स्ट सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, एलिमिनेशन कैसे करना है। एलिमिनेशन का तो हम जब भी क्वेश्चन करेंगे उसी के साथ देखेंगे कि हम कैसे कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं ऑप्शंस को। फिर हम उसके बाद देखेंगे पेयरिंग मेथड, कि जब हमें एक सेंटेंस मिल जाए, फर्स्ट सेंटेंस मिल जाए, तो फर्स्ट सेंटेंस को सेकंड सेंटेंस के साथ कैसे पेयर करना है, सेकंड को थर्ड के साथ कैसे पेयर करना है, वो हम पेयरिंग टेक्निक्स भी सीखेंगे। बट अभी के लिए क्या है, हमें क्या करना होता है, इन सेंटेंसेस में फर्स्ट सेंटेंस ढूंढना होता है जिसकी हेल्प से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम पेयरिंग मेथड लगाएंगे इन ऑर्डर टू गेट अवर सेकेंड सेंटेंस। ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ अवर सेंटेंस। तो ये क्वेश्चंस कुछ इस टाइप के आते हैं, और ये क्वेश्चंस कंपैरेटिवली ईजी होते हैं। अगर तो ये कॉम्बिनेशन अगर आपको ऑप्शंस में गिवन हो इस फॉर्म में, तो इनको सॉल्व करना कंपैरेटिवली ईजी होता है, इंस्टेड कि अगर आपको कोई भी कॉम्बिनेशन गिवन ना हो। ठीक है, पैटर्न 2 किस टाइप का होता है, वो भी इसी से मिलता जुलता है, बस फ़र्क इतना होता है कि इसमें एक सेंटेंस होता है जो फिक्स रहता है। अब पैटर्न 2 में जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया उसमें लिखा है कि जो भी लास्ट सेंटेंस होगा वो गिवन होगा, वो फिक्स होगा। ठीक है, आपको जो अरेंज करना होगा इन 4 ऑप्शंस को अरेंज करना होगा। इसको करने का तरीका भी सेम है, फर्स्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करो, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, पेयरिंग करो। ठीक है, अब इसी तरीके का क्या आ जाता है, कई बार फर्स्ट सेंटेंस गिवन होता है और आपको बाकी के सेंटेंस को रीअरेंज करना होता है, या फिर क्या होता है, फर्स्ट सेंटेंस एंड लास्ट सेंटेंस, फर्स्ट एंड लास्ट फिक्स होते हैं, बाकी में जो बीच के ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, आपको क्या करना होता है, इनको अरेंज। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, या फिर एक सेंटेंस फिक्स होगा या दोनों सेंटेंस फिक्स हो सकते हैं। कभी इंट्रोडक्शन सेंटेंस फिक्स होता है, कभी जो लास्ट सेंटेंस है वो फिक्स होता है, और कई बार फर्स्ट एंड लास्ट फिक्स होते हैं, आपको बीच के सेंटेंस में स्टोरी क्रिएट करनी होती है। ठीक है, पैटर्न 2 भी क्लियर है आपको। नेक्स्ट चलते हैं हमारे थर्ड पैटर्न। अभी तो मैं सिर्फ पैटर्न बता रही हूँ, उसके बाद मेथड पे आएंगे कैसे सॉल्व करना है, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, लास्ट ईयर क्वेश्चंस। ओके, पैटर्न थर्ड में क्या है, सेम हमें कॉम्बिनेशंस ऑलरेडी गिवन है ऑप्शंस में। ठीक है, ऑप्शंस में हमें कॉम्बिनेशंस ऑलरेडी बना के दिए हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसा होता है, इस तरीके का होता है, कुछ सेंटेंस का कुछ पार्ट गिवन है ए में, आधा पार्ट लिखा है उस सेंटेंस का बी में, कुछ पार्ट लिखा है सी में और कुछ लिखा है डी में। अब आपको यही पार्ट्स ए बी सी एंड डी, यही पार्ट्स आपको क्या करने हैं, अरेंज करने हैं। ठीक है, ओके। सो लास्ट पैटर्न, ये किस टाइप का पैटर्न है हमारा, ये यूजुअली बैंकिंग एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है। अब बैंकिंग एग्ज़ाम्स में क्या होता है, इस तरीके के 4-5 सेंटेंसेस गिवन होते हैं। ठीक है, बट ये करना कंपैरेटिवली मुश्किल होते हैं एज़ कम्पेयर टू पैटर्न 1, 2 एंड 3 जो भी हमने डिस्कस किए, उसके कंपैरेटिवली पैटर्न 4 थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस में हमारे पास कॉम्बिनेशंस गिवन नहीं होते। जैसे इन ऑप्शन
इन ऑप्शन में हमारे पास कॉम्बिनेशंस गिवन थे ना, इसमें हम एलिमिनेट वगैरह करके भी कर सकते हैं। इन ऑप्शंस में हमारे पास कॉम्बिनेशंस गिवन नहीं होते, तो इसलिए इनको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी क्वेश्चन किस तरीके का आता है, 5 सेंटेंसेस गिवन होंगे और सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपको सबसे पहले इनको पढ़ना है, इनको अरेंज करना है अपने अकॉर्डिंग, जो आपको लगता है कि कौन सा फर्स्ट होगा। आपने इसमें अपना कॉम्बिनेशन खुद ही बनाना है, खुद ही फाइंड आउट करके कॉम्बिनेशन खुद बनाना है और उस कॉम्बिनेशन को कंसीडर करते हुए इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। दैट व्हाट विल बी द सेकंड सेंटेंस आफ्टर द रीअरेंजमेंट। सो आपके कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जो सेकंड सेंटेंस है आपको उसको मार्क करना है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, और ये कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होते हैं अगर आपको ऑप्शंस में कॉम्बिनेशन गिवन ना हो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कि अब अगर क्वेश्चन आ जाए तो उनको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। हाउ टू सॉल्व पैरा जंबल्स। फर्स्ट तो यही हो गया, फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन में वो पार्ट्स गिवन है, ठीक है, 4 पार्ट्स गिवन हैं, 5 गिवन है, जो भी गिवन है, ठीक है, वो क्वेश्चन में उसके सेंटेंस के जितने भी पार्ट्स हुए हैं सबसे पहले उन सबको रीड कर लो, आइडिया के लिए सबको रीड कर लो, जितने भी जो भी उसमें जितने भी डिविजन्स हुए हैं, ठीक है। जब आपने उसको रीड कर लिया, अब आपका फर्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, आफ्टर रीडिंग आपका फर्स्ट टास्क क्या होगा, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस को ढूंढना। क्या होगा आपका फर्स्ट स्टेप आफ्टर रीडिंग, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस को ढूंढना। अब इंट्रोडक्टरी सेंटेंस यूजुअली हमारे क्या होता है, जो भी इंट्रोडक्शन, अगर हम कोई भी चीज़ का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी हमारा स्टार्टिंग सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस है, वो हमेशा याद रखना एक सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है। जो भी हमारा सेंटेंस है सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, और हमने पढ़ा था सब्जेक्ट यूजुअली हमारा क्या होता है, ईदर वो होता है हमारा नाउन या फिर प्रोनाउन, ठीक है, या फिर नाउन होता है या प्रोनाउन। बट अगर वो सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, इंट्रोडक्टरी है, तो याद रखना वो हमेशा नाउन होगा, ठीक है, नाउन होगा। तो जब भी आपने वो 4 पार्ट्स पढ़े तो देखो कि नाउन कहाँ पे यूज़ हो रहा है, किसके बारे में मेन बात की गई है, ठीक है, मेन किसके बारे में बात की गई है, नाउन कहाँ पे है, ठीक है। वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। या तो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में नाउन होगा या फिर कोई फ्रेज़ होगा, फ्रेज से भी कई बार स्टार्ट कर सकते हैं। बट आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थोड़े से ट्रिकी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जब आप क्वेश्चन रीड करोगे ना, तो आपको 2 सेंटेंस ऐसे मिलेंगे जिसमें नाउन आपको मिल जाएगा। उसमें आपको कन्फ्यूजन आ जाएगी कि इस केस में सेंटेंस, फॉर एग्जांपल ABCD 4 सेंटेंस है, B सेंटेंस में भी आपको नाउन मिल गया और D में भी आपको नाउन मिल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि B पहले आएगा या D पहले आएगा, तो वो हम देखेंगे कि किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करना है। बट मेन हमारा फोकस क्या रहेगा कि हमको नाउन ढूंढना है। क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए उन 4 स्टेटमेंट्स को क्या कर लेते हैं, जो हमने 4 लिखी हैं, 2 में वो नाउन डाल देंगे, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा पार्ट फर्स्ट आएगा एंड कौन सा बाद में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में कि क्या लिखा हुआ है, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अच्छा, आफ्टर स्किमिंग द सेंटेंसेज इन द क्वेश्चन, योर फर्स्ट टास्क इज फाइंडिंग आउट द फर्स्ट सेंटेंस, जिसको हम इंट्रोडक्टरी सेंटेंस भी बोलते हैं। फर्स्ट सेंटेंस किससे होगा, स्टार्ट होगा हमारा सब्जेक्ट से, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा किससे स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, नाउन, ठीक है। तो ध्यान रखना हम प्रोनाउन को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन को तभी हम क्वेश्चन में इन्वॉल्व करेंगे जब नाउन का इंट्रोडक्शन हो गया होगा। जब नाउन को इंट्रोड्यूस कर लेंगे उसके बाद हम प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट याद रखना, अगर तो क्वेश्चन 1 लाइनर है, ध्यान से सुना, अगर क्वेश्चन 1 लाइनर है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको नाउन स्टार्टिंग में मिले। हो सकता है इन दैट केस वो सेंटेंस प्रोनाउन से भी स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है। इन केस ऑफ 1 लाइनर मीन्स एक ही लाइन होगी जिसको डिफरेंट पार्ट्स में दे दिया जाएगा। उस टाइम में अराउंड 12 to 13 वर्ड्स होंगे, उन वर्ड्स को तोड़ दिया जाएगा। अगर तो ये सेंटेंस 1 लाइनर है तो ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस नाउन से स्टार्ट हो, वो प्रोनाउन से भी स्टार्ट हो सकता है।
बट अगर रीअरेंजमेंट में 2 या 3 सेंटेंसेस ऐसे दिए गए हैं तो उस केस में नाउन वाला सेंटेंस ही हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा, ठीक है, जिसमें नाउन का यूज़ होगा। सेकंड बात ये कही गई है, अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है या नहीं। देखना, वो जो सेंटेंस होगा ना वो किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट नहीं होगा, वो सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर प्रोनाउन का कोई सेंटेंस है तो प्रोनाउन वाला सेंटेंस किस पे डिपेंडेंट है, नाउन पे, क्योंकि पहले नाउन की बात की जाएगी देन उस नाउन को रिप्लेस करते हैं हम प्रोनाउन से। तो प्रोनाउन का यहाँ पे डिपेंडेंट सेंटेंस हो गया, कौन सा हो जाएगा, नाउन, मतलब नाउन पहले है फिर प्रोनाउन बाद में है, ठीक है। तो जब आप पढ़ोगे क्वेश्चन तो आपको देखना है कि ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो किसी सेंटेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। और थर्ड क्या बोल रहा है, इट नेवर स्टार्ट्स विथ प्रीपोजिशन, जो सेंटेंस होंगे वो प्रीपोजिशन से स्टार्ट नहीं होंगे। प्रीपोजिशन क्या होती है, ये वो वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं एक नाउन की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर नाउन। फॉर एग्जांपल द बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल, द बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल। अब ये बुक और टेबल की क्या बता रहा है, बुक की पोजीशन बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेबल, और वो कौन सा वर्ड बता रहा है, ऑन। बुक कहाँ पे पड़ी है, ऑन द टेबल। सो प्रीपोजिशन होगी जो नाउन की पोजीशन बताते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। कंजंक्शंस, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, ठीक है। कंजंक्शन से भी कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कंजंक्शन जैसे एंड हो गया, ठीक है। कंजंक्शन तब यूज़ होता है जब ये दो सेंटेंस को जोड़ता है, तो एंड से तो कभी कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं, ठीक है। तो याद रखना, कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को जोड़ता है और इससे सेंटेंस कभी स्टार्ट नहीं होता। देन मॉडल्स, प्रोनाउन, ठीक है, उस केस में भी हमारा ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं होंगे। ये याद रखना, ये उन सेंटेंसेस की मैं बात कर रही हूँ, जो उन पैराजम्बल्स की बात कर रही हूँ जो 2 या 3 से बना होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोनाउन, प्रोनाउन से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है अगर वो वन लाइनर हो, ठीक है। ओके, ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है मेकिंग पेयर्स, चाहे वन लाइनर हो, ठीक है, चाहे वो 2 या 3 लाइन्स का क्वेश्चन हो या फिर एक स्मॉल पैराग्राफ हो, अगेन 2-3 लाइन्स का, ठीक है। हर क्वेश्चन में ये पेयरिंग हमारी बहुत ज़्यादा काम आती है, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता चल जाता है ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, यहाँ नाउन यूज़ हुआ है, तो हमें कई बार जो फर्स्ट सेंटेंस है वो इजीली मिल जाता है। हमें सपोज 4 ऑप्शन है, A B C and D, और हमारे पास कॉम्बिनेशन गिवन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल P Q R S, Q R S T, S P Q R एंड P Q S R, ठीक है। अगर हमने फर्स्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई कर लिया तो हमें पता चल जाएगा, सपोज P इज़ दी फर्स्ट सेंटेंस, तो Q और S को तो हम सामने सामने एलिमिनेट कर देंगे। अब बात कहाँ आ जाएगी, हमने फर्स्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई कर लिया जो कि P है, वो ऑप्शन A में भी है, D में भी है। उसके बाद Q एज इट इज़ आ रहा है, मतलब P के बाद Q आएगा ही आएगा। अब R के बाद S आएगा या S के बाद R आएगा, ये कौन बताते हैं हमें, ये पेयरिंग वर्ड्स। दो सेंटेंसेस के बीच में रिलेशन, कि कौन सा सेंटेंस पहले आना चाहिए कौन सा बाद में आना चाहिए, ये कौन बताते हैं हमें, ये पेयर्स। अगर हमने कोई भी पेयर आइडेंटिफाई कर लिया, आर एस का पेयर आइडेंटिफाई कर लिया कि आर पहले आ रहा है या एस, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जंबल सेंटेंस में, पेयरिंग, ठीक है। अब हम देखेंगे पेयरिंग कैसे कैसे करनी है। फर्स्ट पेयरिंग आ रही है हमारी नाउन प्रोनाउन की, ठीक है। नाउन प्रोनाउन की अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया कि नाउन गिवन होगा, अगर एक सेंटेंस में नाउन गिवन है और एक में प्रोनाउन गिवन है, तो जिस सेंटेंस में नाउन गिवन है वो पहले होगा और जिस सेंटेंस में प्रोनाउन गिवन है वो बाद में होगा, ठीक है। देन डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब रिलेशन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कंजंक्शन, देन फुल फॉर्म एंड एब्रीवेशन, ठीक है। ये सारे अभी हम देखेंगे। फुल फॉर्म एंड एब्रीवेशन का सिर्फ इतना ही है कि अगर एक क्वेश्चन है जिसमें एक सेंटेंस में, ये मैं फुल एब्रीवेशन और फुल फॉर्म और एब्रीवेशन का बता रही हूँ, एक सेंटेंस है जहाँ पे फुल फॉर्म यूज़ की गई है, ठीक है, और किसी दूसरे सेंटेंस में उसी फुल फॉर्म का एब्रीवेशन यूज़ हुआ है, ठीक है। ये याद रखना
एक सेंटेंस जिसमें फुल फॉर्म यूज़ की गई है और एक सेंटेंस जिसमें उसी का एब्रीवेशन यूज़ हुआ है, तो जिसकी फुल फॉर्म यूज़ हुई है वो सेंटेंस पहले आएगा और जहाँ पे एब्रीवेशन यूज़ हुई है वो बाद में। फॉर एग्जांपल ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शंस हैं। बी ऑप्शन में फुल फॉर्म यूज़ हुई है, बी पार्ट में यूज़ हुआ है फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरीके से, ठीक है। और अगले दूसरे सेंटेंस में इसी के बारे में बात हो रही है और बट यूज़ किया हुआ है GOY, ठीक है। तो और अगर हमें रिलेशन बताना है, सपोज ए फर्स्ट सेंटेंस है और डी सेकेंड सेंटेंस, 2 ऑप्शन हम आगे जहाँ पे हमें ये पता चल गया फर्स्ट ए है सेकेंड ए है, बट अब हम कंफ्यूज हैं बी और सी में कि सी पहले आएगा या बी, ठीक है। 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए, अब ये 2 ऑप्शन सपोज बचे हैं, ठीक है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है बी पहले आएगा या सी। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो याद रखना जहाँ पे फुल फॉर्म होगी ना वो ऑप्शन पहले आएगा, इट मीन्स ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगी, दिस वन। फुल फॉर्म वाला सेंटेंस पहले होगा और एब्रीविएशन वाला सेंटेंस बाद में होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं बाकी सबको। नाउन प्रोनाउन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं, एक सेंटेंस में नाउन का यूज़ हो रहा है और एक में प्रोनाउन का यूज़ हो रहा है, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी? नाउन को। पहले नाउन वाला सेंटेंस आएगा एंड देन प्रोनाउन वाला। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, यहाँ पे कोई सेंटेंस है, क्यू में सेंटेंस लिखा है दे इंजॉय द स्विंग्स, और एस में इधर भी आर में कोई सेंटेंस लिखा है और एस में लिखा है चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है। ये सेंटेंस है, पी में भी कोई सेंटेंस है और आर में भी कोई सेंटेंस है। अब रिलेशन देखो ये क्या बनेगा। अब लिखा है, अगर मैं इसकी बात करूँ, लिखा है दे इंजॉय द स्विंग्स। अब दे किसके लिए यूज़ हुआ है? किसी नाउन के लिए यूज़ हुआ होगा। अब जब हमने सेंटेंस पढ़ा तो हमें पता चला एस में एक नाउन यूज़ हुआ है, कौन सा? चिल्ड्रन। तो ये जो दे है इन चिल्ड्रन के लिए यूज़ हुआ है, तो रिलेशन क्या बना? एस एंड क्यू का। मतलब जब भी आप ऑप्शन में कॉम्बिनेशन देखोगे तो हमको वो कॉम्बिनेशन चूज़ करना है जिसमें एस पहले हो और क्यू बाद में, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एस के बाद इमीडिएटली क्यू होगा, ये ज़रूरी नहीं है, बट एस के बाद क्यू होगा इतना श्योर है। एस के बाद क्यू होगा, ज़रूरी नहीं है इमीडिएट आफ्टर, बट ये हमें क्या बता देता है? एक रिलेशन बता देता है कि इस सेंटेंस के बाद ही आएगा, नो मैटर व्हाट, क्यू एस से पहले नहीं आ सकता, ठीक है। तो जिस जिस सेंटेंस में ये एलिमिनेशन के भी काम आएगा, तो जिस सेंटेंस में अगर आपको बाई चांस फर्स्ट से आइडेंटिफाई नहीं हुआ या जो भी रीज़न हो, तो जिस जिस ऑप्शन में आपको क्यू एस से पहले दिख गया वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। एक तो ये था नाउन प्रोनाउन का, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है, वीडियो पॉज करके। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारा डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल का। अब हमें पता है कि जो डेफिनेट है वो हमारा द आर्टिकल है और इनडेफिनेट हमारा ए और एन आर्टिकल है, ठीक है। 3 टाइप के आर्टिकल हैं, ए एंड द, ए और एन इनडेफिनेट और डेफिनेट द, ठीक है। हमेशा याद रखना जो इनडेफिनेट आर्टिकल है द, ठीक है, वो कैसे आता है? द इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल मीन्स ए एन, ठीक है। ये आर्टिकल हमेशा पहले आएंगे अगर एक किसी भी नाउन की बात हो रही है, ठीक है, और वो नाउन 2 सेंटेंसेस में है। अगर उस नाउन के साथ आपको ए और एन दिख रहा है लगा हुआ और दूसरे सेंटेंस में भी आपको नाउन दिख रहा है, फॉर एग्जांपल इधर मैंने क्या लिखा है, क्यू, सेंटेंस क्यू में मैंने लिखा है एक हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल, उसके साथ मैंने नाउन लिख दिया है बुक, ठीक है। एस ऑप्शन में मैंने लिखा हुआ है द, मतलब डेफिनेट आर्टिकल उसके साथ बुक। अब आपको बताना है कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, क्यू एस से पहले आएगा या एस क्यू के पहले आएगा। तो याद रखना इन दिस केस रिलेशन क्या रहेगा हमारा, क्यू और एस। इनडेफिनेट आर्टिकल पहले आता है, ठीक है, क्यों? अब देखो इसका रीज़न क्या है। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? द, ठीक है। और द हम कब यूज़ करते हैं? जब हमने किसी चीज़ को स्पेसिफिक बताना हो।
और कभी कब हम किसी चीज़ को स्पेसिफिक बताएंगे, जब हमने उसका इंट्रोडक्शन दे दिया होगा। सो इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करके हम क्या करते हैं, उस नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं। जब हमने उस नाउन को, फॉर एग्जांपल बुक, ठीक है, जब हमने उस नाउन को इंट्रोड्यूस कर लिया, अगर हमने इस नाउन की बात करनी है जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया, इस स्पेसिफिक नाउन की बात करनी है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, द। मतलब वो नाउन को हमने इंट्रोड्यूस कर लिया, अब हम उसको स्पेसिफिक बनाना है, तो उस नाउन को स्पेसिफिक बनाने के लिए सिर्फ हम द यूज़ कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक तभी बनेगा जब उसका ऑलरेडी इंट्रोडक्शन हो गया होगा। तो याद रखना, अगर दो नाउन्स यूज़ हो रहे हैं, एक में अगर हम डेफिनेट आर्टिकल लगा रहे हैं और एक में इनडेफिनेट, तो प्रेफरेंस दी जाती है इनडेफिनेट को, ठीक है, क्योंकि वो क्या बता रहा है कि ये हमारा जस्ट स्टार्ट है। जब वो नाउन इंट्रोड्यूस हो गया तो हम द लगा के उसको स्पेसिफिक बनाएंगे। पहले ऐसा नहीं होता कि पहले हम स्पेसिफिक बना रहे हैं, पहले इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर हम स्पेसिफिक बना रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ आई, क्यू पार्ट में लिखे आई बोरोड अ बुक फ्रॉम माई फ्रेंड। आई बोरोड अ बुक फ्रॉम माई फ्रेंड, द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे रिलेशन इस्टेब्लिश करना हो तो बताओ कैसा रिलेशन करोगे। ये जो है, बताओ क्यू पहले आएगा या एस पहले आएगा। इसमें आएगा क्यू पहले और एस बाद में, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया क्योंकि हम प्रेफरेंसेस को देंगे डेफिनेट को। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, आई बोरोड अ बुक फ्रॉम माई फ्रेंड। एक मैंने अपने फ्रेंड से बुक बोरो की, जनरल सेंटेंस है कि एक बुक मैंने फ्रेंड से बोरो की, ठीक है। अब इस सेंटेंस में क्या बता रहा है, द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कौन सी बुक, मैंने द लगा के उस बुक को स्पेसिफिक बना दिया। अब अगर मैंने बुक को द लगा के स्पेसिफिक बना दिया तो यहाँ पे किस बुक की बात हो रही है, इस बुक की जिसको मैंने अपने फ्रेंड से बोरो किया। तो फर्स्ट सेंटेंस में मैंने एक जनरल स्टेटमेंट बोला, बुक को सिर्फ इंट्रोड्यूस किया, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने बुक को स्पेसिफिक बना दिया द लगा के, ठीक है। तो हम ये नहीं लिखेंगे आई बोरोड द बुक, ठीक है, आई बोरोड अ बुक, जनरल बुक। अब उस बुक की मैं बात कर रही हूँ तो उसको मैंने स्पेसिफिक बनाने के लिए द लगा दिया। सो रिलेशन क्या होगा, पहले क्यू रहेगा और बाद में एस, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ठीक है। ये भी एक्ट करेंगे सेम जैसे हम नाउन प्रोनाउन का पढ़ा था, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, नाउन पहले यूज़ होगा और देन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम उसको रेफ़र करते हुए बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स इन दी प्रीवियस सेंटेंस। कोई एक पहला सेंटेंस हुआ होता है उसी को इंट्रोड्यूस करता है ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दे दूँ एस और क्यू, और मैंने एस में सेंटेंस लिखा है राम forget his laptop again, एक सेंटेंस ये है। और इसमें मैं लिख रही हूँ that boy is making me worried about our presentation। एक सेंटेंस ऐसे है जिसमें मैंने लिखा राम फॉरगेट हिज लैपटॉप अगेन, और एक सेंटेंस है क्यू जिसमें मैंने लिखा दैट बॉय इज़ मेकिंग मी वरीड अबाउट अवर प्रेजेंटेशन। अगर मैं इसको सीक्वेंस वाइज पढ़ूंगी तो क्यू में लिखा हुआ दैट बॉय। अब किस बॉय की बात हो रही है वो हमें किसने बताया, इसने, सेंटेंस एस ने। राम ने फॉरगेट कर दिया अपना लैपटॉप दोबारा से, एंड दैट बॉय इज़ मेकिंग मी वरीड अबाउट अवर प्रेजेंटेशन। तो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन होगा एस क्यू का। पहले सेंटेंस एस आएगा, देन कौन सा आएगा, क्यू, ठीक है। ये सेम वर्क करता है नाउन प्रोनाउन की तरह, डेमोन्स्ट्रेटिव ना प्रोनाउंस। देन सब्जेक्ट वर्ब रिलेशन, ये सिंपल है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल होगा। तो कई बार हम अपने सब्जेक्ट को सिंगुलर प्लूरल आइडेंटिफाई करके भी आंसर बता सकते हैं, ठीक है। देन आ जाता है हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये अकॉर्डिंग टू टाइम एंड ड्यूरेशन होता है।
जो इवेंट टाइम में पहले हुआ है उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, जो इवेंट सबसे लेटेस्ट हुआ है उसको सबसे बाद में प्रेफरेंस दी जाएगी। इस चीज़ में अगर मुझे रिलेशन निकालना हो तो वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा P R Q एंड S। ठीक है, ये सिंपल था। जो इवेंट पहले हुआ टाइम में उसको पहले प्रेफरेंस दी गई है। देन आ जाता है हमारा कंजंक्शन, ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कंजंक्शन में क्या होता है, कंजंक्शन होता है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। ठीक है, अगर हमें वो पेयरिंग पता हो कंजंक्शंस में, ठीक है, कई वो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, अगर हमें पेयरिंग पता हो तो सेंटेंस को पेयर करना हमारे लिए इजी होता है। अगर हमने एक फर्स्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई कर लिया और हमें सेकंड आइडेंटिफाई करना है तो कई बार कंजंक्शन यूज़ होता है उस सेंटेंस में, सो उस कंजंक्शन की हेल्प से हम नेक्स्ट पेयर बना सकते हैं। ये तो कुछ एडिशनल मैंने वर्ड्स लिखे हैं, जैसे एडिशनल कंजंक्शंस क्या हो गई, एंड हो गई। ठीक है, ये वर्ड्स आप चाहो आप लिख सकते हो एज इट इज़, एंड, इन एडिशन टू, ये हमें बताते हैं एडिशनल कंजंक्शन। एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, एंड लगा के हमने कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन भी दे दी। एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, इन एडिशन टू लगा के हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी। तो इन वर्ड्स को आप लिस्ट कर सकते हो, पहले एक इन्फॉर्मेशन आएगी, देन ये कंजंक्शन यूज़ होता है और देन दूसरी इन्फॉर्मेशन आती है। एडिशनली, ऑल्सो, फर्दर मोर, ये यहाँ पर आएगा हमारा फर्दर मोर से फर्दर मोर, फर्दर, मोर ओवर, बिसाइड्स, टू, अगेन, अनदर, एज वेल एज, ठीक है, एक्सेट्रा। देन हमारे पास आ जाते हैं कुछ कंपैरिजन के लिए वर्ड्स। कौन से वर्ड्स हैं, जैसे हमने एक चीज़ लिखी, हम बोलेंगे सिमिलरली, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन कराया, मैं बोलूँगी नाउ सिमिलरली डू दिस क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन को हमने किया, कंपैरिजन में मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन दे दिया, तो उस क्वेश्चन में क्या आ गया, सिमिलरली, लाइकवाइज, इन द सेम वे। ठीक है, ये क्या बताते हैं, कंपैरिजन को। ठीक है, अब है कंट्रास्टिंग और कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, और वो कंपैरिजन कॉन्ट्ररी है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो क्या ये हमने देखना है, दो सेंटेंस है हमारे पास, और अगर वो दो सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्शन में है तो कौन से कंजंक्शन यूज़ होंगे, तो हम क्या करेंगे, कई बार वो कंजंक्शन ढूंढ के हम उसकी पेयरिंग करेंगे। जैसे कि इन कंट्रास्ट, एक सेंटेंस हमें दिखा है जिसमें एक बात की गई है, फिर हमें दिखा है इन कंट्रास्ट वर्ड और उसके साथ उसकी कंट्रास्टिंग में कोई बात दी है, तो हमें समझ आएगा। जैसे हम ये सेंटेंस PQRS है और ये S में सपोज ये वाला सेंटेंस है, जैसे ही हमें P में एक सेंटेंस दिखा, उसके बाद देखा हमें इन कॉन्ट्रास्ट में एक दूसरा सेंटेंस दिख रहा है, तो हमें पता है कि P के बाद जो इमीडिएटली सेंटेंस आने वाला है वो कौन सा है, S। ठीक है, तो ये वर्ड्स भी काम में आते हैं, तो उसको लिस्ट बना लो। जैसे कि इन कंट्रास्ट, ऑन द अदर हैंड, ऑन वन हैंड, ये भी एक वर्ड है, ऑन वन हैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी, कन्वर्सली, एट द सेम टाइम, बट येट, नेवरदीलेस, हाउएवर, रैदर, नॉटविथस्टैंडिंग। नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब भी क्या होता है, नेवरदीलेस, इन स्पाइट ऑफ, इन सबका सेम मतलब है, नेवरदीलेस, नॉटविथस्टैंडिंग, इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, ये सारे कॉन्ट्राडिक्टरी क्या हैं हमारे कंजंक्शंस वर्ड्स। अच्छा, अब कुछ पेयर्स ऐसे होते हैं, अगर आपको पेयर पता हो तो वो हेल्प करेंगे आपको एग्जामिनेशन में पेयरिंग करने में। ठीक है, अब वो पेयर कौन से हैं, एक है ईदर और का। अगर एक सेंटेंस में आपको ईदर दिख गया है तो अब आपने देखना है कि और किस सेंटेंस में। ठीक है, तो जहाँ पे आपको और दिखेगा, ये पेयर्स अगर दिखेंगे तो उसको आपने कंबाइन कर देना है। जैसे पेयर्स कौन से हैं, ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, बोथ राम एंड सीता, तो बोथ के साथ क्या लगता है, एंड। बिटवीन भी किसके साथ लगता है, बिटवीन के साथ क्या लगता है, एंड। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो कहाँ यूज़ कर देते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं टू कनेक्ट एंड emphasize टू phrases या फिर टू वर्ड्स एट द सेम पोजीशन। बेसिकली ये पैरेललिज्म शो करते हैं। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या करते हैं, दो वर्ड्स को कंपेयर करते हैं, कनेक्ट करते हैं जो सेम लेवल के हो, या तो दोनों बुरे होंगे या दोनों अच्छे होंगे,
किसी भी तरीके से, लेकिन वो दोनों क्या वर्ड्स क्या होंगे, सेम पोजीशन पे होंगे, या दोनों पॉजिटिव थिंग रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, या दोनों नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, या दोनों अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, जैसे भी कह लो, ठीक है। इसमें क्या एग्जांपल रहेगी, नॉट ओनली बट ऑल्सो में इस तरीके की हो सकती है, पी क्यू आर एस सपोज दिए होंगे इस तरीके से। एक में लिखा होगा ही इज़ नॉट ओनली हैंडसम, ठीक है। और आगे में लिखा होगा इसमें सपोज इधर पी में, बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, ठीक है। अगर आपको ये पेयरिंग पता होगी कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, तो हमें पता चल जाएगा कि जो भी हो कंडीशन, क्यू के बाद इमीडिएटली पी आएगा। ये इमीडिएटली पी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये पेयरिंग है, ठीक है। तो जो भी हो जाए, क्यू पहले आएगा और पी बाद में आएगा। ही इज़ नॉट ओनली हैंडसम बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, वो हैंडसम ही नहीं इंटेलिजेंट भी है, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया ऑल्दो एंड येट। ऑल्दो के साथ हम किसको कनेक्ट करते हैं, येट के साथ, ठीक है। कहीं पे अगर आपको ऑल्दो दिख गया तो हम पेयर किसका करेंगे, येट का। जैसे कि आर इसमें लिख दूँ मैं, ऑल्दो आई ट्राइड माई बेस्ट, और एस में मैं लिख दूँ येट आई कुड नॉट पास द एग्ज़ाम। ऑल्दो आई ट्राइड माई बेस्ट येट आई कुड नॉट पास द एग्ज़ाम। तो हमें पता है कि ऑल्दो के साथ येट लगता है, तो कुछ भी हो जाए क्यू के साथ पेयर किसका बनेगा, एस का, ठीक है। ये क्लियर हो गया, आप चाहे एग्जाम्पल लिख सकते हो। फिर उसके बाद जाता है हार्डली, स्केयरली, बेयरली। इन तीनों के साथ क्या यूज़ होगा, व्हेन। इन तीनों के साथ क्या यूज़ होता है, व्हेन। हार्डली, स्केयरली, बेयरली एंड इन तीनों के साथ यूज़ होगा व्हेन, ठीक है। और नो सूनर के साथ यूज़ होगा देन। इसकी एग्जांपल लिख लो पहले, नो सूनर वाले इनकी भी मैं एग्जांपल देती हूँ। पहले नो सूनर वाले की लिख लो, नो सूनर और दैन की। इसमें आ जाएगा no sooner had the company launched its new product then it went bankrupt, ठीक है। नो सूनर हैड द कंपनी लॉन्च्ड इट्स न्यू प्रोडक्ट देन इट वेंट बैंकरप्ट, ठीक है। इस केस में रिलेशन क्या बनेगा, नो सूनर और दैन का, तो पी पहले आएगा सेंटेंस और उसके बाद में क्या आएगा, एस, ठीक है। आप इस एग्जाम्पल को लिख सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ हार्डली, स्केयरली एंड बेयरली की कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। हार्डली के साथ हम यूज़ करते हैं व्हेन, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो, जैसे कि अब मैं ना पेयरिंग में नहीं लिख रही हूँ, मैं एक सीधा सेंटेंस लिख रही हूँ, ठीक है। हार्डली या फिर पेयर कर देती हूँ, चलो। हार्डली हैड आई कॉल्ड my mother when my phone rang। हमें पता है कि हार्डली के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ हो रहा है, व्हेन का। तो रिलेशन क्या बनेगा, आर जब आएगा, जो भी हमारे पास ऑप्शन होंगे, आर जहाँ होगा उसके साथ क्या लिखा होना चाहिए, क्यू, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं स्केर्सली की व्हेन के साथ, ठीक है।
when she fell asleep, और scarcely had she finished reading. Scarcely had she finished reading when she fell asleep. तो रिलेशन क्या होगा, एस एंड पी का, ठीक है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ बेयरली की, बेयरली प्लस व्हेन, तो इसकी क्या एग्जांपल ले सकते हैं, when the coach had a heart attack, और इधर मैं लिख देती हूँ barely had they won the match when the coach had a heart attack। तो इसमें क्या रिलेशन होगा, क्यू और एस का, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको ये पेयर्स मालूम होंगे तो इट विल हेल्प यू लॉट इन मेकिंग पेयर्स, ठीक है। जो हमने पेयरिंग सीखनी है सेंटेंसेस की, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, पेयर्स बनाना, रिलेशन बनाना। तो अगर आपने वो पेयर्स बना लिए, रिलेशन बना लिए, तो आपको पता चल जाएगा फर्स्ट के बाद क्या आएगा या सेकंड के बाद क्या आएगा, कौन सा सेंटेंस आएगा, थर्ड कौन सा आएगा। ये डिफरेंट तरीके हैं जिससे हम रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने डिफरेंट वेज बताए हैं, बट एट द एंड आपको अपनी रीडिंग पे काम करना होगा, ठीक है। और एंड में हम देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि क्या है, जिनको हम कंक्लूजन सेंटेंस भी बोलते हैं या रिजल्ट सेंटेंस भी बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये उस पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस हो, बट ये वो सेंटेंस होते हैं जो कंक्लूडिंग और रिजल्टिंग सेंटेंस होते हैं। अब कोई भी सेंटेंस कंक्लूडिंग और रिजल्टिंग सेंटेंस स्टार्टिंग में तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ये कौन से वर्ड्स हैं कंक्लूडिंग और रिजल्टिंग वर्ड्स, जैसे कि बिकॉज, फॉर दिस रीज़न, दिस इज़ वाई, सो दैट, दस, hence, consequently, accordingly, therefore, due to, as a result, then, finally, in brief, in other words, in short, in conclusion, clearly and eventually, ठीक है। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कंक्लूजन और रिजल्ट को शो करते हैं, ठीक है। ये उस केस में ध्यान रखना, ये चारों स्टेप्स उस केस में काम आएंगे जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन स्मॉल पैराग्राफ के फॉर्म में होगा या एक दो लाइन का होगा। बट अगर वो वन लाइनर है तो हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, एक तो फर्स्ट स्टेप को इंट्रोडक्टरी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद ऑप्शंस को एलिमिनेट करना एंड देन पेयरिंग करना, ठीक है। हो सकता है आपको ऑप्शंस, कई बार ऑप्शंस में क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, ठीक है, वो सभी में डिफरेंट होता है। एक में पी क्यू होगा, एक में क्यू, एक में आर, एक में एस। अगर आपने इंट्रोडक्टरी सेंटेंस गेस कर लिया तो आपको बाकी ऑप्शंस देखने की ज़रूरत ही नहीं है, फर्स्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करके ही आप ऑप्शन मार्क कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इस पे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ये आपका इलेक्शन असिस्टेंट में क्वेश्चन आया था, इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो है ये वन लाइनर की एग्जांपल है, ठीक है। हैड द ओल्ड मैन टू द विलेज बीन बैक नॉट सिंस हिज चाइल्डहुड, ठीक है। अब देखिए ऑप्शंस में क्या है, यहाँ पे एस से स्टार्ट हो रहा है, एक आर है और एक क्यू है। तो इस पहले तो हम देखेंगे ऑप्शंस को देखना ज़रूरी है, कॉम्बिनेशन को देखना ज़रूरी है। अब इन कॉम्बिनेशंस को देखे हमें क्या चीज़ पता चले कि कुछ भी हो जाए पी हमारा, अभी जो मैं देखो अभी मैं आपके साथ जो डिस्कस करूँगी ना, अब मैं आपके साथ देखूँगी कि हमने रूल्स पढ़ लिए, अब उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना, ठीक है। इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो जैसे जैसे मैं सॉल्व करूँगी वैसे वैसे आपको टेक्निक्स पता चलती जाएंगी उसको सॉल्व करने की। अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को स्किम किया, हैड द ओल्ड मैन टू द विलेज बीन बैक नॉट सिंस हिज चाइल्डहुड, ठीक है। अब मैं आ गई ऑप्शंस में, उसके बाद मैंने लिख देखा कि फर्स्ट सेंटेंस क्या बता रहा है, एक में एस, एक में आर, एक में क्यू, एक में एस। तो इससे तो ये पता चल गया पी तो है ही नहीं इन ऑप्शंस में, मतलब कुछ भी हो जाए पी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। क्या क्या चांसेस है फर्स्ट सेंटेंस होने के, या तो आर होगा, या तो क्यू होगा, या आर होगा, या एस होगा, ठीक है। अब क्यू को पढ़ते हैं, टू द विलेज, कुछ सेंस नहीं बन रही, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। देन बीन बैक, बीन से सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस आएगा नहीं, मतलब आर वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया,
ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो आर में क्या लिखा है, बीन बैक। अगर बीन बैक लिखा है तो कहाँ से बैक, हमने भी ये पढ़ा, क्यों पढ़ा, टू द विलेज, क्योंकि बीन बैक के बाद तो हैड द ओल्ड मैन नहीं आएगा, बीन बैक नॉट सिंस हिज चाइल्डहुड भी नहीं आएगा, बीन बैक टू द विलेज आ सकता है, बीन बैक टू द विलेज जो है सेंस बना रहा है, ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या बना, आर और क्यू का, बीन बैक टू द विलेज, ठीक है। इतना क्लियर है। उसके बाद क्या बोल रहा है, नॉट सिंस हिज चाइल्डहुड, ठीक है, नॉट सिंस हिज चाइल्डहुड। तो अगर जो क्यू है आर के बाद आ रहा है तो इट मीन्स क्यू भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं है, बचा एस वाला, या तो एस पी क्यू आर होगा या फिर एस पी आर क्यू होगा, ठीक है। अभी हमने जस्ट रिलेशन फाइंड किया कि आर और क्यू का, जो क्यू है वो हमेशा क्या होगा, आर के बाद ही आएगा, क्योंकि ये क्या लिखा है, बीन बैक टू द विलेज, ठीक है, बीन बैक टू द विलेज, इसमें लिखा है बीन बैक टू द विलेज, और क्यू और आर क्या बता रहा है, टू द विलेज बीन बैक, ये कोई सेंस नहीं बना रहा, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। तो हमारा जो आंसर क्या होगा वो क्या होगा, एस पी आर क्यू। समझ में आया कैसे किया हमने? सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ऑप्शंस देखा, ऑप्शन में देखा पी ऑप्शन है ही नहीं फर्स्ट सेंटेंस में, तो पी को एलिमिनेट कर दिया। टू द विलेज में हमें कन्फ्यूजन था, ये फर्स्ट सेंटेंस हो भी सकता है, ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं भी हो सकता है। देन हम आए सेंटेंस आर पे, बीन बैक, बीन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, तो हमने क्या कर दिया, ऑप्शन 2 को इनकरेक्ट मार्क कर दिया। अगर बीन बैक है तो कहाँ से बैक, उसके आगे कोई प्लेस भी लिखी होगी, तो बीन बैक के बाद हमेशा ये वाला टू द विलेज वाला सेंटेंस आएगा, आर के बाद कौन सा सेंटेंस आएगा, क्यू वाला। ये कॉम्बिनेशन जहाँ पे भी हमें दिखेगा वही सेंटेंस करेक्ट होगा, ठीक है, बीन बैक टू द विलेज। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एस पी आर क्यू और एस पी क्यू आर, ये दो मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब देखो ये वाला रिलेशन कौन सा वाला सेटिस्फाई कर रहा है, वो कर रहा है ऑप्शन नंबर 1। तो आंसर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट वन, नॉट सिंस हिज चाइल्डहुड हैड द ओल्ड मैन बीन बैक टू द विलेज। नॉट सिंस हिज चाइल्डहुड मतलब वो बचपन से ही ओल्ड मैन विलेज में वापस नहीं आया। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या है, ये ऑप्शन लिखा है यहाँ पे, ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आई होप ये जो वन लाइनर्स वाले सेंटेंस है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आप पुराने क्वेश्चन पेपर से और भी क्वेश्चंस लाऊंगी और डिफरेंट पैटर्न्स के भी क्वेश्चन लाऊंगी, ठीक है। आज हमने पढ़ा वन लाइनर वाला, नेक्स्ट में हम देखेंगे 2-3 लाइन्स वाला, और उसके बाद हम जैसे बैंकिंग में पूछते हैं वैसा वाला भी कुछ पैटर्न पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको पेपर में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। मेरा मोटिव होगा कि पैरा जंबल्स में हर एक पैटर्न का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊँ, ताकि पेपर में कुछ भी हो जाए आपका पैरा जंबल से क्वेश्चन हमेशा सॉल्व हो जाए, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप आपको रूल्स समझ आए होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट जो हमने किया आज एक ही किया है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।